दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ने पिछले साल अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक सिक्योरिटी प्रिंटिंग यानी हमारे जो नोट्स होते हैं, जो करेंसी होती है, उसकी प्रिंटिंग में कितना पैसा खर्च किया है? तो मैं बताता हूँ आपको। रिजर्व बैंक ने 4,984 करोड़ रुपया लास्ट ईयर खर्च किया है सिक्योरिटी प्रिंटिंग में। सोचिए। और दोस्तों, ये तो सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट है। अगर आप इसकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे, सोशल, गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल, तो सोचिए इन्वायरमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा है कि हम लोग इतना प्रिंट करते हैं, उसके लिए पेड़ काटने होते हैं। उसके बाद जो इसकी कॉस्ट होती है दोस्तों, क्या होती है कि रिजर्व बैंक से जो भी ज़्यादा पैसा है वो सारा सर्कुलेट होता है, बैंकों में जाता है। तो सर्कुलेट होने के लिए उसको कितनी जगह जाना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च होता है उसको डिलीवरी करने में। उसके बाद उतना उसका ट्रांसपोर्टेशन आप लगा लीजिए, उसमें कितना फ्यूल खर्च होता है, इतना हो गया। फिर बैंकों में आपस में इतना लेन देन होता है। उसके बाद जो जनरल पब्लिक है वो जाके उस पैसे को लेती है, और इन सब में इतना कॉस्ट आता है कि हम अगर इस कॉस्ट को जोड़ेंगे तो इतना कॉस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है। तो इतनी कीमत हमें चुकानी पड़ती है एक ये जो हम सिक्योरिटी प्रिंटिंग यानी करेंसी प्रिंटिंग करते हैं। तो इसका क्या जवाब है, इसको कैसे सुलझाया जा सकता है इस पहेली को? तो दोस्तों, इसका एक जवाब है जो अभी रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा किया है। उसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका finco.com में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल करेंसी के बारे में। इस वीडियो में आपको वो नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या डिजिटल करेंसी कैसी होगी और उसका आप उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एट प्रेजेंट 105 देश जिनकी जीडीपी टोटल 95% ग्लोबल जीडीपी की है, वो लोग CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनमें से 10 कंट्रीज ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जिसमें बहमियन सैंड डॉलर और जमैका का जैमडेक्स शामिल है, जिन्होंने 2020 में इसको लॉन्च कर दिया है, फुल फ्लैश लॉन्च। 17 कंट्रीज जिनमें मेजर इकोनॉमीज जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया शामिल हैं, जिन्होंने पायलट स्टेज को शुरू कर दिया है। चाइना पहली लार्ज इकोनॉमी बन गई है जिसने अप्रैल 2020 में CBDC का पायलट लॉन्च किया, और चाइना का टारगेट है कि वह जो ई करेंसी है उसको 2023 तक वाइड स्प्रेड यूज में लाए। तो ये क्या है CBDC? RBI ने भी इसी महीने लॉन्च कर दी है। नवंबर 2022 को CBDC लॉन्च करी है, जो कि अभी पायलट बेसिस पे लॉन्च की गई है, और उसको CBDC E-Rupee बोला गया। अभी मैं आगे बताऊंगा ये W क्या है। तो CBDC के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसका यूजेज कैसा है? अगर इसका यूज रिटेल है, जो रिटेल यूज होता है जनरल पब्लिक, हम लोग उस पर्पस के लिए करते हैं, उसको CBDC रिटेल यानी कि E-Rupee R बोलेंगे। और यह प्राइवेट सेक्टर में यूज होगी, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स यूज करेंगे, बिजनेसेस यूज करेंगे। वहीं होलसेल CBDC, होलसेल डिजिटल करेंसी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करेंगे आपस के इंटरबैंक पेमेंट्स के लिए या सिक्योरिटी सेटलमेंट के लिए, उसको बोला जाएगा CBDC होलसेल W, जिसको कि RBI ने पायलट लॉन्च किया है, और यह अच्छा भी काम कर रही है। इसमें 9 बैंकों को लिया गया है स्टार्टिंग में, और वो उनके जरिए पायलट किया जा रहा है। ऐसे CBDC जो W है, या इसको एफिशिएंसी देखी गई, इससे काफ़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है इंटरबैंक पेमेंट में, जैसे कि कनाडा की जैस्पर और सिंगापुर की यूबिन जो है करेंसी है, उसमें देखा गया है। अब इसका मॉडल क्या होता है दोस्तों? मॉडल क्या है, जैसे कि आप देखिए अभी करेंसी है, नॉर्मल करेंसी, फिजिकल करेंसी, जो आप नोट हैं RBI जारी करता है और बैंकों के जरिए आपको देता है, और वो आपकी जेब में आता है। तो इसमें भी जो डिजिटल करेंसी है, इसमें भी 2-3 तरीके के मॉडल हैं। एक है सिंगल टीयर मॉडल। सिंगल टीयर मॉडल को डायरेक्ट CBDC मॉडल बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सब कुछ है, इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक यानी RBI की होगी।
उसमें करेंसी इशुएंस, अकाउंट कीपिंग, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, यह सब सेंट्रल बैंक करेगा और उसका जो लेजर मेंटेनेंस है वो भी सेंट्रल बैंक के सर्वर पर होगा, टीयर 1 केसेस में, डायरेक्ट मॉडल में। सेकंड मॉडल टीयर 2 मॉडल, इसमें इसको इनडायरेक्ट मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो कंज्यूमर हैं वो सीबीडीसी किसी अकाउंट या वॉलेट जो कि किसी बैंक यानी कि इंटरमीडियरी, आरबीआई नहीं, इंटरमीडियरी बैंक के वॉलेट या अकाउंट में रखेंगे और इसकी जो सीबीडीसी की डिमांड होगी उसकी जिम्मेदारी इंटरमीडियरी की होगी, ना कि सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक ट्रैक करेगा जो उसने बैंकों को सीबीडीसी होल में दिया गया है, होलसेल में, वो बैलेंसेस आरबीआई ट्रैक करेगा, लेकिन बाकी जिम्मेदारी आपकी इंटरमीडियरी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होगी। तीसरा मॉडल हाइब्रिड मॉडल बोल सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट क्लेम है वो सेंट्रल बैंक का होगा, लेकिन उसमें बीच में एक लेयर आएगी, प्राइवेट सेक्टर मैसेजिंग लेयर, जिसमें सेंट्रल बैंक अदर एंटिटीज को सीबीडीसी इश्यू करेगा और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कस्टमर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज का। लेकिन इसमें जो लेजर होगा, जैसा कि डायरेक्ट मॉडल में रिजर्व बैंक के पास मेंटेन था, इसमें लेजर सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन होगा। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इसको दोनों का मॉडल कहा जाता है, हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। अभी देखिए, इसके बाद आता है कि सीबीडीसी कैसी होनी चाहिए, रेम्यूनरेटेड या फिर नॉन रेम्यूनरेटेड। मीन्स क्या डिजिटल करेंसी को आप इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको या नहीं। जैसे कि आपका बैंक में पैसा है, अब वो भी आप बोल सकते हैं वो भी डिजिटल हो गया ना, अभी आपने वो डिजिटल फॉर्म में रखा हुआ है और उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है आपको। तो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, बाकी बैंक्स भी ये सोच रहे हैं क्या इसको इंटरेस्ट देना चाहिए, इस पर रेम्यूनरेटिव बनाना चाहिए क्या इसको या नहीं। अगर इसको रेम्यूनरेटिव बनाते हैं, अगर इस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो क्या होगा, लोग बैंकों में पैसा कम रखेंगे, डिजिटल करेंसी में रखेंगे, क्योंकि अभी करेंसी डायरेक्ट उनके पास है, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो बैंकों से डिपॉजिट कम होना शुरू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बाधा है जो इसको रेम्यूनरेटिव नहीं बनाने की बात हो रही है। जैसे कि अभी सेंट्रल बैंक क्या चाह रहा है, जैसे नॉर्मल करेंसी होता है, आपके जेब में रुपया पड़ा है, वो आपको कोई ब्याज नहीं दे रहा, तो उसी रुपया की तरह ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी काम करे, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज इसकी भी हों। तो उसी तरीके से बैंक चाहता है। कुछ देश इसको रेम्यूनरेटिव बेसिस भी बना सकते हैं कि इस पे इंटरेस्ट देंगे, कि लोग अगर ये भी हो सकता है लोग स्विच ना करें तो इस पे थोड़ा इंटरेस्ट दे दिया जाए। लेकिन अगर इस पे इंटरेस्ट दे देंगे तो फिर मैंने आपको बताया क्या होगा, बैंकों में लोग पैसा नहीं रखेंगे, लोग अपने करेंसी के फॉर्म में रखेंगे। तो जो अभी जैसे बहामा से चाइना ने बनाया है, वो लोग अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, और अगर इस पर इंटरेस्ट बना दिया तो इसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी, हो सकता है लोग इसकी तरफ आ जाएं। तो दोनों केस हैं, दोनों सिनेरियो हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इस किस फॉर्म में आपके पास रहेगी, ये भी दो तरीके का होगा, टोकन बेस्ड, अकाउंट बेस्ड। जैसे आपकी नॉर्मल करेंसी आप किस में रख रहे हैं, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख रहे हैं, तो ऐसे डिजिटल करेंसी भी तो कहीं रखेंगे ना। तो या तो उसके लिए आरबीआई आपको टोकन देगा, एक टोकन टाइप का होगा आपके पास, उस टोकन में इस करेंसी को रखा जाएगा। अदरवाइज इसमें अकाउंट बेस भी हो सकता है, जिसमें एक इंटरमीडियरी मतलब बैंक्स वो आपको वॉलेट या अकाउंट का रूप देंगे और आप उसमें डिजिटल करेंसी को रख सकते हैं। और टोकन सिस्टम में आप एक अकाउंट से दूसरे टोकन में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल आपने दिया, अपने वॉलेट से पैसा निकाला, दूसरे को दिया, दूसरे ने अपने वॉलेट में रख लिया, वैसा ही। और उसमें एक आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा जो उसको वेरीफाई करेगा। और इसमें क्या होगा, अकाउंट बेस्ड सिस्टम में सारी ट्रैकिंग भी होगी, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, बैलेंसेस कितना है, सब कुछ होगा, और उसकी ओनरशिप भी आपको बताएगा अकाउंट बेसिस में। और अकाउंट में तो आपको आपका अकाउंट है तो आपकी ओनरशिप ऑलरेडी बैंक बता सकता है, ऑटोमेटिक शो होगी। लेकिन टोकन बेसिस में आपको उसको साबित करना होगा अपने डिजिटल सिग्नेचर से। इसके बाद एक फीचर ऐसा है जो कायम रख पाना बहुत मुश्किल है,
उसको बोलते हैं एनोनिमिटी। मतलब कि एनोनिमस होता है, आपने अपने पर्स से पैसा निकाला, सब्जी खरीदी, सब्जी वाले को पैसा दिया, फिजिकल करेंसी, ठीक है। सब्जी वाले ने वो पैसा लिया, उस पैसे से उसने कोई दवाई खरीद ली, वो दवाई वाले ने उस पैसे से कुछ घर का सामान खरीद लिया। तो लास्ट में जिस शॉप से उसने सामान खरीदा, उस शॉप वाले को नहीं पता कि ये पैसा ओरिजिनली कहाँ से आया था, एनोनिमस है। वो नहीं बता सकते पैसा किसने दिया, कहाँ से आया, क्या आया। तो ये जो फीचर है ये डिजिटल करेंसी में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब ट्रैक होता है, कहाँ से पैसा आया, किसने ओरिजिनेट किया, कहाँ गया, ये सब इसकी खूबी है। तो ये सब इसको बनाए रखने के लिए भी कुछ बैंकों ने पायलट किया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक पायलट किया। उसने क्या किया, एक एनोनिमिटी वाउचर बना दिया जो स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए लागू किए, बड़े ट्रांजेक्शन में तो नहीं, क्योंकि इसके लिए इसका बहुत फ़ायदा है, करप्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेस हो जाएगा, ये ट्रेसिंग बहुत अच्छी है। और क्या है, तो स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने ये किया और उसमें एनोनिमिटी वाउचर बनाए कि ये वाउचर होंगे, इस पर किसी का वो नहीं होगा, कोई किसी को भी दे सकता, पता नहीं लग पाएगा कहाँ से हुआ है। लेकिन बैक एंड में जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या जो इंटरमीडिएरीज हैं, वो देख पाएंगे कहाँ से कहाँ ट्रेस हो रहा है। तो ये एक इसका एक्सपेरिमेंट किया था 2019 में, जो कि स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए किया गया यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा। बाकी दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये इमेज आप देखिए। इसमें जो अलग अलग मॉडल हैं जो मैंने बात किया था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाइब्रिड, इसमें एक टेबल और फॉर्म पे आपको दिखेगा। जैसे डायरेक्ट में लायबिलिटी सेंट्रल बैंक की रहेगी, इनडायरेक्ट में भी और हाइब्रिड में भी लायबिलिटी तो सेंट्रल बैंक की रहेगी, इशू करने वाला वही है। इशूअर तीनों केस में सेंट्रल बैंक है, इंटरमीडिएरी आ जाते हैं इनडायरेक्ट और हाइब्रिड में। ऑपरेशन डायरेक्ट में सेंट्रल बैंक ही करता है, बाकी दोनों में इंटरमीडिएरीज करते हैं। लेजर देखिए, डायरेक्ट में सेंट्रल बैंक है, हाइब्रिड में दोनों हैं, ओके। और सेटलमेंट डायरेक्ट और हाइब्रिड में रिजर्व बैंक का है और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएरीज द्वारा है। तो वो ये मॉडल्स का कंपैरिजन है। बाकी आप ये टेबल में देखिए, जो अलग अलग करेंसी इशू की गई हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं अलग अलग कंट्रीज़ द्वारा। बहामास में देखिए इंटरेस्ट कैरी नहीं करता है, रेस्ट्रिक्शन है, एनोनिमिटी लोअर टीयर के लिए है, जैसा मैंने आपको बताया था, यूरोपियन बैंक ने भी किया था। ऑफलाइन है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्यूचर में हो सकता है। कनाडा अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, एनोनिमिटी, इंटरेस्ट और रेस्ट्रिक्शन ऑफलाइन वो एक्सप्लोर कर रहा है, और क्रॉस बॉर्डर के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहा है। ऐसे ECCU, चाइना, इनकी आप देखिए प्रॉपर्टीज टेबल में देख सकते हैं। स्वीडन, उरुग्वे, इनका आप देखिए, इस टेबल में आपको दिखेगा इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें CBDC के बारे में, और आने वाले समय में रिजर्व बैंक थोड़ा और गाइडलाइन लाएगा कि इंडिया में इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन मोटा मोटी ये जो मैंने आपको मॉडल बताया है इसके जैसा ही होगा। आप ये तो टोकन आपको मिलेगा, ये बैंकों के द्वारा आपको ये एक अकाउंट दिया जाएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए तैयार रहिए, जल्दी ये भारत में आने वाली है।